बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एमडी कैट के सिलसिले में एफएलपी यानी फुल लेंथ पेपर का टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 141 से अपनी बात को शुरू करते हैं। द करंट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इज ग्रेटेस्ट। सर्किट आपके सवाल में बना आपको दिखाई दे रहा है, तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे लगी हुई हैं, सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम रहता है। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस में से करंट बिल्कुल सेम पास करेगा। आपके 141st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा यानी सेम। क्वेश्चन नंबर 142, अ यूनिफॉर्म रॉड इज पिवटेड एज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 सो दैट द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। फिगर आपके सवाल में भी बनी हुई है, फिगर मैंने यहाँ पे भी बना दी है। ये रॉड है जिसकी पूरी लेंथ 7 है, सेंटर पे पिवटिंग हुई हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 3.5, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 3.5, पूरी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा जी, F1 फोर्स इस सिस्टम में कौन सा टॉर्क पैदा करने की कोशिश कर रही होगी? क्लॉकवाइज टॉर्क। एज फार एज F2 इज कंसर्न, अगर मैं F2 के टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो F2 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? F2 cos 30, और ये वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन सा होगा? F2 sin 30। F2 cos 30 एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, इसका टॉर्क में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब F2 sin 30 है जो कि टॉर्क पैदा करेगा, और इस सिस्टम में कौन सा टॉर्क पैदा करने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पूरा सिस्टम ये रॉड किस में है? इक्विलिब्रियम में है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा करने की कोशिश कर रही है? F1। तो इस पे टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। फोर्स कितनी थी F1? मोमेंट आर्म क्या था? फोर्स से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन तक का फासला, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा करने की कोशिश कर रही है? F2 sin थीटा। तो इस पे भी टॉर्क का फॉर्मूला लगा दें, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो फोर्स कितनी है? F2 sin 30, और मोमेंट आर्म क्या है? फोर्स से लेके सेंटर ऑफ रोटेशन का फासला, दैट इज 3.5। 3.5 और 3.5 आपस में हो गया कैंसिल। F1 वैसे का वैसा इक्वल F2 क्या था? 200, sin 30 क्या होता है? 1/2, 200/2, दैट इज F1 कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। आपके 142nd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा यानी 100 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 143, which of the curve shown in the figure represents lightly damped system and the sharp resonance where highest peak curve is 1, in the middle is 2, and the lowest peak curve is 3. Damping is inversely proportional to sharpness or amplitude of the graph. I repeat, damping is inversely proportional to sharpness or amplitude of the graph. ग्राफ का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता जाएगा, ग्राफ की शार्पनेस उतनी ज्यादा होती जाएगी, डैम्पिंग इफेक्ट उतना कम होता जाएगा। और ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कौन सा ग्राफ दे रहा है जिसकी पीक आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसको उन्होंने ग्राफ नंबर 1 का नाम दिया है? 143 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 144, Ri210 has a half life of 5 days. The time taken for 7/8 of the sample to decay. अच्छा, एक टाइम के दौरान कितना डिके हो गया? 7/8। तो अगर 8 में से 7 डिके हो गए हैं, 8 में से 7 चले गए हैं, तो अनडिकेड या रेडियो एक्टिव कितना रह जाएगा? 1/8। और 1/8 कैन बी रिटन एज 1/2⁻3। और ये जो 2 के ऊपर आपको 3 दिखाई दे रहा है, दीज आर नंबर ऑफ हाफ लाइफ गॉन। तो ये जो टाइम है इसमें कितनी हाफ लाइफ चली गई हैं? 3। एक हाफ लाइफ है 5 डेज की, तो 3 हाफ लाइफ कितनी की होंगी? ऑफ कोर्स 15 डेज की। आपके 144 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 40 यानी 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 145, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द रिलेशन फॉर द फॉलोइंग बॉडी इज। इस केस में mgh 2 एनर्जीज में डिवाइड हो जाती है, मेजॉरिटी काइनेटिक एनर्जी में भी डिवाइड हो जाती है, और कुछ हिस्सा एयर फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है। आपके 145 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? mgh इक्वल्स हाफ mv² प्लस fh, यानी 145 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 146, an ideal step down transformer is connected to the main supply of 240 volt. Now this is VP. It is desired to operate 12 volt. This is VS. 300 watt lamp. This is PS. Find the current in the primary. आपने IP निकालना है। Now सबसे पहले तो आप सबको पता है कि PS is equal to IS VS. Recall P is equal to VI.
तो आई एस किसके बराबर आ जाएगा, पी एस ओवर वी एस। पी एस कितना था 300, वी एस कितना था 12। और आप टर्न्स रेशियो पे आ जाएं तो आईपी ओवर आई एस इज इक्वल टू वी एस ओवर वीपी। यहां से आई एस उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आईपी इज इक्वल टू आई एस इंटू वी एस ओवर वीपी। आई एस कितना था 300/12, वी एस कितना था 12, वीपी कितना था 240। 12 और 12 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, एक जीरो और एक जीरो, ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल। सो 30/24 इज एज गुड एज 5/4 विच इज इक्विवेलेंट टू 1.25 एम्पियर। 146th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा 1.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 147, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। 147 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा बोथ ए एंड बी। रिकॉल एफ इक्वल्स जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मैसेज पे डिपेंड करती है और उनके दरमियान फासले पे डिपेंड करती है। आई रिपीट, 147 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 148, अ स्नूकर बॉल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर आइडेंटिकल बॉल व्हिच इज एट रेस्ट। The velocity of the first snooker ball after the collision is assuming collision to be perfectly elastic. Elastic collision में similar objects या सेम मैसेज वाले ऑब्जेक्ट्स आपस में वेलोसिटीज को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। इसका मतलब वो स्नूकर बॉल जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, रेस्ट वाली स्नूकर की बॉल से टकराने के बाद खुद रेस्ट में आ जाएगी, और दूसरी बॉल टकराने से पहले जो रेस्ट में थी वो टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू हो जाएगी। तो रुकी हुई बॉल टकराने के बाद 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू हो जाएगी, और 10 मीटर पर सेकंड से चलती हुई बॉल टकराने के बाद रेस्ट हालत में आ जाएगी। आपके 148 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 0 यानी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 149, टू बॉडीज ऑफ मैसेज 3 किलोग्राम, दिस इज m1 and 9 kilogram, this is m2, are moving with equal momentum. The ratio of their kinetic energies will be. In terms of momentum, kinetic energy is equal to p square over 2m. ये क्या शो कर रहा है, kinetic energy mass के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से रेशियो निकालें तो ke1 over ke2 is equal to m2 over m1. m2 वो मैस के जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में है, दैट इज 9. m1 वो मैस के जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले है, दैट इज 3. तो m2 over m1 या काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो कम्स आउट टू बी 9/3, दैट इज 3:1. 149th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 3:1, यानी 149th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 150. A car is moving with a speed of 10 meter per second. If the mass of the car is 1000 kilogram, then this kinetic energy is. Kinetic energy is equal to half mv square. Mass आपके पास कितना था 1000, velocity 10, तो 10 का स्क्वायर 100/2. ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो आप ना कर सके। 150 एमसीक्यू का आंसर होगा 5 into 10⁴ जूल, यानी 150 का आंसर क्या होगा, अल्फा। Question number 151. A paraplate capacitor with oil between the plates having the dielectric constant epsilon r equals 5 has a capacitance C. If the oil is removed, then the capacitance of the capacitor becomes. याद रखिएगा, डायलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस में क्या होता है, एप्सिलॉन r टाइम्स इजाफा होता है। तो आए हुए डायलेक्ट्रिक के निकालने से कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन r टाइम्स कमी होना शुरू हो जाएगी। तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो पुरानी कैपेसिटेंस को एप्सिलॉन r से डिवाइड करके आएगी। इसका मतलब अगर पुरानी कैपेसिटेंस क्या थी C, तो डायलेक्ट्रिक निकालने से नई कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C/εr या C/5। आपके 151st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, C/5, यानी 151st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 152. A 2.5 microfarad capacitor is connected across a 200 volt supply. The total charge stored on the capacitor is. Q equals CV. C कितना था 2.5 माइक्रोफैरेड, दैट इज 25/10 into 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितना था 200, 2 into 25 is 50। तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर क्या आएगा, 5, और 5 वाली मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 152 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी 500 माइक्रो कूलम। Question number 153. The two loops shown in the figure have their planes parallel to each other. An anti-clockwise current flows in the loop X as viewed from X towards Y. The two coils will repel each other if the current in the loop X is. दोनों coils एक दूसरे को कब repel करेंगी, जब Y में X से opposite डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब दोनों पोल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, जब Y X को अपोज करेगा, और ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब एक्स में फ्लो करने वाले करंट में क्या हो रहा हो, इजाफा हो रहा हो। आपके 153 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग, यानी
alpha. Question number 154. An ultraviolet radiation source causes the emission of photoelectrons from a zinc plate. How would the maximum kinetic energy Ke max of the photoelectrons and the number of photoelectrons emitted per second n be affected by substituting a more energetic source of same intensity? याद रखिएगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फॉल करने वाली लाइट की एनर्जी पे या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या करंट फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आप जो नया सोर्स लेके आ रहे हैं उसकी इंटेंसिटी वही है जो पुराने सोर्स की इंटेंसिटी थी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, नंबर या करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप जो नया सोर्स लेके आ रहे हैं वो पुराने वाले सोर्स के लिहाज से ज्यादा एनर्जेटिक है, तो निकलने वाले अब नए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। तो देयर विल बी नो डिफरेंस इन इंटेंसिटी और number of ejected electrons, but the kinetic energy of the emitted electrons will now increase. 154 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. Question number 155. Electric charge on an object is measured as 3 microcoulombs. How the value of charge can be expressed in terms of a base unit? तो 3 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है? 3 और माइक्रो का मतलब क्या है? 10⁻⁻⁶. और कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकंड. रिकॉल Q इक्वल्स IT. आपके 155 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 156. What is the acceleration of a projectile at its highest point? A projectile is a two-dimensional motion under constant acceleration of gravity. तो पूरी projectile motion के दौरान जो acceleration होता है वो क्या रहता है? Gravitational acceleration रहता है. 156 MCQ का आंसर क्या होगा? G. यानी 156 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा. Question number 157. 10 degrees is equal to dash radians. Now please, 1 radian is equal to 180 degree. तो यहां से अगर मैं 180 को उधर ले आऊं तो 1 degree is equal to 1 radian over 180. दोनों तरफ 10 से क्या करें? मल्टीप्लाई करें. तो 10 into 1 degree is equal to 10 into 1 radian over 180. ये 0 0 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा जी. ठीक हो गया. आई रिपीट, ये 0 0 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. याद रखिएगा, 1 रेडियन 180 डिग्री नहीं होता बल्कि पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है. पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है. तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? पाई. यहां पे भी क्या आ जाएगा? पाई. और अब प्लीज अब मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस 10 इंटू 1 डिग्री इज 10 डिग्री, और इधर 1 0 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सो 10 डिग्री कम्स आउट टू बी पाई बाय 180 रेडियंस. 157 MCQ का आंसर होगा डेल्टा. प्लीज ये करेक्शन कर लीजिएगा. पाई रेडियंस किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के. तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई रेडियंस ओवर 180. 1 रेडियन नहीं आएगा, पाई रेडियंस ओवर 180 आएगा. फिर जब आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर प्रीटी मच सिमिलर एंड सिंपल. 157 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी पाई बाय 18. क्वेश्चन नंबर 158. A source of sound waves produces waves of frequency 75 Hz and is traveling towards an observer with a speed of 15 meter per second. If the speed of the sound is 330 meter per second, then the Doppler shift observed is. Doppler shift is change in wavelength, that is delta lambda. और delta lambda किसके बराबर होता है? US over F, where US is the speed of the source and F is the actual frequency of the wave. US कितना था? 15. frequency कितनी थी? 75. 15 over 75 comes out to be 1/5, which is 0.2 meter. That is the Doppler shift is 0.2 meter. 158 MCQ का आंसर क्या होगा? चलिए. Question number 159. What is the factor upon which the change in internal energy of an ideal gas depends? तो ideal gas की जो internal energy है वो change in temperature पे depend करती है. 159 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 160. The current in the arm CD of the network in the figure is. डायग्राम आपके सामने सवाल में बनी हुई है, इसको देखते जाइएगा. जरा प्लीज ध्यान से मुझे सुनते जाइएगा. I1 करंट आगे आके पॉइंट A पे दो करंट्स में डिवाइड हो रहा है. I2 जा रहा है पॉइंट B की तरफ और फिर वहां से किधर आएगा? नीचे पॉइंट C की तरफ. और I3 सीधा किधर जा रहा है? C की तरफ. तो C पे I2 और I3 मिल जाएंगे और मिलकर क्या बन जाएंगे? I2 प्लस I3, जो टेक्निकली स्पीकिंग I1 के ही बराबर है. आपके 160 MCQ के दो पॉसिबल आंसर है, I1 या I2 प्लस I3. आपके 160 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा. क्वेश्चन नंबर 161. 2 long parallel wires
वायर 1 एंड वायर 2 अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट कुड बी द रीजन? अगर दो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका मतलब उन दोनों में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। रिमेंबर, सेम डायरेक्शन वाले करंट वाली वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जिन दो वायर्स में करंट एक दूसरे से ऑपोजिट फ्लो कर रहा हो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। आपके 161st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 162. A straight conductor of length 0.3 meter is placed in a uniform magnetic field of induction 8 into 10 raised to power minus 4 Tesla parallel to the lines of force. A current of 2.5 ampere flows through it. The force acting on the conductor is. इस MCQ में सबसे अहम वर्ड है पैरेलल। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ILB sin थीटा। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, एंड sin 0 is 0, so is the force. So answer of 162 comes out to be 0 या delta. Question number 163. A wire is stretched by a force which causes an expansion. The energy is stored in it only when. This is known as strain energy, and strain energy is also known as elastic potential energy. और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उस वक्त तक स्टोर होगी जब तक आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस ना करें। यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त तक स्टोर होती जाएगी जब तक वायर में अपनी शक्ल रिगेन करने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो एबिलिटी है वो कायम रहेगी, जब तक आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। 163 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 164. If a full wave rectifier circuit is operating from 60 Hz means the fundamental frequency in the ripple will be. फुल वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद हासिल होने वाली आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाती है। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 60, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 120 हर्ट्ज। 164 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 165. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times the threshold frequency is incident on a photo sensitive material. If the frequency is halved and the intensity is doubled, the photo current becomes. अच्छा, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1.5 times the threshold frequency. अब आपने फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, तो अब फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1.5 का हाफ यानी 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। F0 is a threshold frequency और 0.75 ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि अब जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मेटल की रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है? कम है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बात की बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा। आपके 165 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 0 यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 166. एमिशन ऑफ अल्फा डिके फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कॉजेस. तो याद रखिएगा, आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है और मास नंबर में 4 की कमी आ जाती है, जो कि अल्फा इज बेसिकली पॉजिटिव न्यूक्लियाई ऑफ द हीलियम। 166 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। आई रिपीट, 166 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 167. In an experiment, we measure quantities A, B and C. Then X is calculated from the formula X equals A B square over C cube. The percentage errors in the A, B, C are 2%, 3% and 4% respectively. Then the percentage error in X can be. X का आंसर निकालने के लिए A, B square और C cube आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। X का आंसर निकालने के लिए A, B square और C cube आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो X में एरर निकालने के लिए इन मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर्स को क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ऐड करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो x का एरर होगा दैट विल बी एरर इन a प्लस एरर इन b स्क्वायर प्लस एरर इन c क्यूब, या आगे पावर रूल लगा दें तो a का एरर वैसे का वैसा, तो b स्क्वायर का एरर क्या होगा? 2 times एरर इन b and C cubes error will be 3 times error in C. आगे तो वैल्यू रिप्लेस कर दें। A में एरर कितना था? 2%, 2 times, B में एरर कितना था? 3%, 3 times, C में एरर कितना था? 4%, 2 into 3 6, 6 plus 2 is 8, 4 into 3 12 and 12 plus 8 comes out to be 20%. 167 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी 20% plus minus 20%. Of course, question number 168. A ball is thrown upward after it has left the hand. Its acceleration. याद रखिएगा, आप बॉल को चाहे नीचे की तरफ फेंकें चाहे बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें, जो ही बॉल आपके हाथ से निकलती है वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गई है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गई है। और अब उसमें जो कोई भी एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी वजह
ग्रेविटेशनल फोर्स होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही एक्सेलरेशन पैदा करती है। कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो ऊपर जाते हुए भी और नीचे आते हुए भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। 168 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट, यानी 168 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 169, फिगर शोज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, द वर्क डन इज। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क निकालने के लिए आपको ग्राफ के एक एक पोर्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। पहला पोर्शन ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बन रहा है, दूसरा पोर्शन नीचे वाले क्वाड्रेंट में बन रहा है और तीसरा पोर्शन ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो इसका मतलब पहले पोर्शन का वर्क क्या होगा? +10 इंटू 2 - 1, रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया का, लेंथ इंटू विड्थ। दूसरे वाले पोर्शन का वर्क क्या होगा? -10 इंटू 3 - 2, और तीसरे वाले पोर्शन का वर्क क्या होगा? +10 इंटू 4 - 3। नाउ दिस बिकम्स -10, दिस बिकम्स +10, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा? 10 ऑफ जूल। 169th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 170, हाइट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली बाय। ये सरफेस से बात हो रही है, सेंटर ऑफ अर्थ से नहीं। तो सरफेस से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। 170 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 171, a source of sound wave emits waves of frequency f. If v is the speed of the sound waves, then what will be the wavelength of the wave? V is equal to f lambda, या lambda is equal to v over f. 171st MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 172, for interference of light waves to take place, the required condition is, जो दोनों लाइट रेज हैं वो क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए, या जो दोनों सोर्सेज हैं जो लाइट रेज पैदा कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? आपस में कोहेरेंट होनी चाहिए। 172 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 173, which of the following is the expression of the root mean square speed of the gas having n number of molecules contained in the container? बोला क्या जाता है? रूट मीन स्क्वायर, लेकिन अप्लाई क्या होता है? स्क्वायर मीन रूट। तो पहले वेलोसिटीज के स्क्वायर निकालें तो क्या बन जाएंगे? v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब उनकी मीन निकालें तो इन तमाम स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज को प्लस करके n पे क्या करेंगे? स्मॉल n पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, और फाइनली पे अब आप इनका क्या लेंगे? रूट लेंगे। 173 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 174, if 4 ampere current passes through a resistor when connected to a certain battery, if the resistance is replaced by the double resistance, then the current will become, according to Ohm's law, I is equal to V over R. ये क्या शो कर रहा है? चूंकि बैटरी दोनों केसेस में क्या है? सेम है, तो V भी दोनों केसेस में क्या होगा? सेम होगा। तो V इज कांस्टेंट, विच सजेस्ट कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर आपने रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में क्या कर दिया है? डबल कर दिया, तो करंट पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो अगर पहले कितना करंट फ्लो कर रहा था? 4 एम्पियर, तो अब कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? ऑफ कोर्स 2 एम्पियर। 174 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 175, 5 resistances are connected as shown, the equivalent resistance between A and C is. ऐसे किसी भी सर्किट में सबसे पहले आपको ये अंदाजा लगाना पड़ता है whether it is a Wheatstone bridge or not। तो क्या ये Wheatstone bridge है या नहीं है? इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल, this over this must be equal to this over this, यानी R1 by R2 must be equal to R3 by R4, यानी 2/3 must be equal to 4/6, और 4/6 भी रेशियो वाइज 2/3 ही होता है। तो इट्स अ Wheatstone bridge। और Wheatstone bridge में बड़ा सिंपल सा रूल है कि दरमियान वाली रेजिस्टेंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। दरमियान वाली रेजिस्टेंस इज एज गुड एज नथिंग। तो अगर आप इसको रिमूव कर दें जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो नाउ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ये दो रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे लगी हुई है? सीरीज में। तो 2 + 3 का आंसर क्या आएगा? 5। और ये दो रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे लगी हुई है? सीरीज में। तो 4 + 6 का आंसर क्या आएगा? 10। और ये 5 और 10 आपस में कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? 1/5 + 1/10 विच कम्स आउट टू बी 10/3 ओम। 175 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 176, a straight conductor of length 4 meter moves at a speed of 10 meter per second when the conductor makes an angle of 45 degree with the direction of magnetic field induction 0.1 Tesla, then the induced EMF is। मोशनल EMF या इंड्यूस EMF का फॉर्मूला VBL sin थीटा, E वैसे का वैसा इक्वल वैसे का वैसा, वेलोसिटी कितनी थी? 10, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? 0.1, दैट इज 1/10, लेंथ कितनी थी? 4, एंगल कितना था? 45। ये 10 और 10 आपस में क्या हो गया? कैंसिल। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 4 sin 45 is 1/√2 या 0.707, जिसको रिड्यूस करके मैंने क्या लिख दिया? 0.7। नाउ दिस 0.7 कैन बी रिटन एज 7/10, सो दिस बिकम्स
28/10 दैट इज 2.8 वोल्ट। आपके 176 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी आपके 176 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 2.8 वोल्ट। Question number 177, the ratio of RMS value and peak value of an alternating current is. By definition, RMS करंट किसके बराबर होता है? पीक करंट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये I नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो I RMS ओवर I नॉट कम्स आउट टू बी 1 बाय स्क्वायर रूट 2। 177 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। Question number 178, a wire Y equals 2 into 10 raised to power 11 Pascal has a length of 1 meter and cross-sectional area of 1 millimeter square. The work required to increase the length by 2 millimeter is. Strain energy या work का formula Y A delta L square over 2L. Young's modulus कितना था? 2 into 10 raised to power 11. 2 is the part of the formula. Length कितनी थी? 1. Cross-sectional area कितना था? 1 millimeter square. That is 10 raised to power minus 6 meter square. और एक्सटेंशन का स्क्वायर वैसे का वैसा, और एक्सटेंशन कितनी थी? 2 मिलीमीटर, दैट इज 2 into 10 raised to power minus 3. सो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। नो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 के ऊपर 2 है तो क्या बन जाएगा? माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, जो प्लस 11 से कैंसिल होकर क्या बनेगा? 10 raised to power minus 1. दिस इज एज गुड एज 4 over 10 विच इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 जूल। आपके 178 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा, यानी 0.4 जूल। क्वेश्चन नंबर 179, a particle of mass m at rest decays into two masses m1 and m2 with non-zero velocities. The ratio of de Broglie या de Broglie wavelength of the two particles यानी lambda 1 over lambda 2 is. Now please, सबसे पहले law of conservation of momentum, जिसके मुताबिक टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, that is initial momentum must be equal to final momentum. Now initial momentum belong to the shell before explosion, and before explosion the shell or particle of mass m was in a state of rest. So initial momentum will be a 0 or a null vector, and final momentum will belong to the pieces after explosion or after decaying process. और डिके प्रोसेस के बाद आपको जो वो पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम है वो कितने पीसेस में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है? 2 m1 मास वाले और m2 मास वाले में। फर्स्ट करें m1 वाला जो पीस है उसकी वेलोसिटी क्या है? v1, और m2 मास वाला जो पीस है उसकी वेलोसिटी क्या है? v2। तो फाइनल मोमेंटम कम्स आउट टू बी m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से अगर मैं m2 v2 को इधर ले आऊं तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बजाय मैग्नीट्यूड लिखूं तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यानी एक पार्टिकल के जिसकी मास है m, जब वो रेस्ट हालत से एक्सप्लोड करके या डिके करके दो पीसेस में कन्वर्ट होता है तो दोनों पीसेस के मोमेंटम मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होंगे और डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी दोनों पीसेस की मैसेज डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों पीसेस की वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन दोनों पीसेस के मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। लैम्डा इक्वल्स h ओवर mv, h क्या है? कांस्टेंट, तो इट मींस लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv। तो यहां से रेशियो निकालें तो लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 कम्स आउट टू बी m2 v2 ओवर m1 v1, और चूंकि दोनों एक दूसरे के क्या थे? इक्वल थे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड द ratio of de Broglie wavelengths of the both particles will come out to be delta, that is 1:1। आपके 179th MCQ का आंसर होगा डेल्टा, यानी 1:1। और ऑफ कोर्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, a proton is assumed to be made of dash quarks. अल्फा आंसर है 2 अप एंड 1 डाउन। अप पे अप क्वार्क पे चार्ज क्या होता है? प्लस 2/3 ऑफ ई, और डाउन जो है आपके पास क्वार्क है उस पर कितना चार्ज होता है? -1/3e, वे e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज 1.6 into 10 raised to power -19 कोलम। तो जब दो अप और एक डाउन आपस में मिलेंगे इसका मतलब 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3e विल गिव यू 3e/3, दैट इज +1e, एंड +1e किसको शो कर रहा है? +1.6 into 10 raised to power -19 कोलम को, दैट इज प्रोटॉन। तो आपके 180th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा, यानी एक प्रोटॉन दो अप और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। सो होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।